हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए जीके जीएस और कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा जीके जीएस और कंप्यूटर का मॉडल पेपर नंबर 16 होने वाला है। इससे पहले हम जीके जीएस और कंप्यूटर के 15 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो इनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के 16वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के 16वें मॉडल पेपर के अंदर जीके जीएस और कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए 16वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत ने कितनी बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 1 बार है, ऑप्शन बी है 2 बार है, ऑप्शन सी है 3 बार है और ऑप्शन डी है 4 बार है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर है कि भारत ने कितनी बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत ने 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। देखो यहाँ पर पूछ लिया जाए कि भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी, तो देखो पहली बार तो की थी इन्होंने 1951 के अंदर। कहाँ पर की थी ये याद रखना, तो इन्होंने की थी दिल्ली के अंदर, ठीक है। और पूछ लिया जाए कि दूसरी बार कब की थी, तो देखो दूसरी बार खेलों की मेजबानी यानी कि एशियाई खेलों की मेजबानी की गई थी 1982 के अंदर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए है 1997 में, ऑप्शन बी है 1995 में, ऑप्शन सी है 2002 में और ऑप्शन डी है 1976 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है सभी को कि 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे के अंदर सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में अधिनियमित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 38, ऑप्शन सी है 41 और ऑप्शन डी है 47। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर है कि 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यहाँ पर देखो सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि 2023 एशियाई खेलों में भारत ने टोटल 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में वर्ष 2012 में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है मीनाक्षी मंदिर को, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट को, ऑप्शन सी है अजंता की गुफाओं को और ऑप्शन डी है आगरा का किला को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में वर्ष 2012 में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया था? तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे के अंदर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में वर्ष 2012 में पश्चिमी घाट को जोड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक बार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस चोलवंश राजा ने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखो पांचवे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था वो करवाया था राज राजा चोल प्रथम ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है। यहाँ पर देखो छठे में आपसे पूछा गया है कि कौन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो यहाँ पर देखो छठे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, जाति जगत समानता का प्रचार करने के लिए 1873 में किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर ने और ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले ने। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है कि जाति जगत समानता का प्रचार करने के लिए 1873 में किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आप इसको याद रखना कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 के अंदर। और किसने की थी, तो याद रखना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो सातवें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्देशीय नदीय बंदरगाह है। ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है कांडला और ऑप्शन डी है पारादीप। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्देशीय नदीय बंदरगाह है। तो यहाँ पर देखो आठवें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो कोलकाता है ये एक अंतर्देशीय नदीय बंदरगाह है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें के अंदर सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कहां पर अक्टूबर नवंबर के महीने में अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए है मालवा का पठार में, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर का पठार में, ऑप्शन सी है पूर्वी पहाड़ियों में और ऑप्शन डी है कोरोमंडल तट पे। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है कि कहां पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो कोरोमंडल तट है वहां पर अक्टूबर नवंबर के महीने में अधिक वर्षा होती है। तो 9 के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नागालैंड की कौन सी जनजाति मीमकूट उत्सव मनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है अंगामी जनजाति, ऑप्शन बी है चांग जनजाति, ऑप्शन सी है कुकी जनजाति और ऑप्शन डी है कचारी जनजाति। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि नागालैंड की कौन सी जनजाति मीमकूट उत्सव मनाती है। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो नागालैंड की कुकी जनजाति है वो मनाती है मीमकूट उत्सव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त को, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त को और ऑप्शन डी है विक्रमगुप्त को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट
आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि समुद्र गुप्त शासक को दिखाया गया है सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली और ऑप्शन डी है नाभिक। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि कोशिकाओं को एक निश्चित आकार कौन प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है कोशिका झिल्ली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? ऑप्शन ए असम राज्य, ऑप्शन बी है कर्नाटक राज्य, ऑप्शन सी है गुजरात राज्य और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश राज्य। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत का कौन सा राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का जो गुजरात राज्य है ये कपास उत्पादन में अग्रणी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? ऑप्शन ए है 36.14%, ऑप्शन बी है 29.17%, ऑप्शन सी है 31.16% और ऑप्शन डी है 14.36%। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग था 31.16%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस कानून के विरोध में महात्मा गांधी भारत में प्रथम बार व्यापी सत्याग्रह चलाया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से बताओ इन चारों में से 15वें के अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि इन निम्नलिखित कानूनों में से किस विरोध में महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम बार व्यापी सत्याग्रह चलाया था? तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रोलेक्ट कानून के कारण जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह चलाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखो याद रखना रोलेक्ट कानून कब पारित हुआ था? तो ये पारित किया गया था 1919 के अंदर, ठीक है, इसको भी याद रखना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है भारत का रक्षा सचिव, ऑप्शन बी है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो यहाँ पर देखो 16वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जो भारत का महान्यायवादी होता है ये संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें में ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है हरियाणा में और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर देखो 17वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक केरल राज्य में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? ऑप्शन ए है उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक,
ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति आय और ऑप्शन डी है जीवन स्तर है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है। तो यहाँ पर देखो 18वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो भारत में जो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है जापान में, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है मलेशिया में और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो 19वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा चीन देश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। और आज की इस वीडियो में हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 19+ क्वेश्चन सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।